वेलकम बैक क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स पहले पढ़ चुके हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होता है इससे प्रीवियस वीडियो में, प्लस हमने देखा था डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो एंड कॉलम। ये सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये उसकी एक्सरसाइज 4.1 थी जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे 2x2 और 3x2 3x3 डिटर्मिनेंट्स के, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम लोग देखेंगे। इसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, अराउंड 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टीज़ पहले समझेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब हमने मैट्रिसेस जब पढ़ा था तो हमने ट्रांसपोज पढ़ा था ना। ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ को कॉलम बना देना, है ना। जो रोज़ होती हैं वो क्या बन जाती हैं, कॉलम बन जाती हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स के केस में हम रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। रोज़ एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंड, मतलब डिटर्मिनेंट जो ओरिजिनल दिया है उसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, और जो उसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज यानी उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम वैल्यू आएगी। ये नीचे उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, जनरल टर्म्स लेके, तो इसको आप देख लीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया हुआ उसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है वेरिफिकेशन दिया हुआ है प्रॉपर्टी 1 का थ्रू एन एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल में रोज़ में कौन कौन से टर्म्स दिए हैं, 2 -3 5 6 0 4 और 1 5 -7, ठीक है। ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं। अब हमने क्या किया है कि इसको हमने एक्सपैंड किया है। फर्स्ट रो वन के अबाउट एक्सपैंड किया, ठीक है। तो एक्सपैंड करना तो आपको आता ही है। तो रो वन के अबाउट जब एक्सपैंड किया तो आंसर कितना है, -28। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज यानी इसकी रोज़ को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। देखिए ना, रोज़ में क्या है 2 -3 5 है, उसको जब कॉलम बना दिया तो कॉलम में क्या हो गया 2 -3 5। तो एक तरीके से ट्रांसपोज कर दिया इसका, राइट। तो उसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद भी जब हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड किया, एक्सपैंड करके जब इसको सॉल्व किया, तब भी आंसर क्या आ रहा है, -28। पहले भी आंसर क्या आया था, -28, अभी भी आंसर क्या आ रहा है, -28। तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक। पहली प्रॉपर्टी समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस, राइट। तो इसमें ये कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, जैसे रो वन को हमने रो थ्री से चेंज कर लिया और या फिर C1 को C2 से चेंज कर लिया, तो जो ओरिजिनली उसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही थी, अब जो वैल्यू आएगी वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी पहले अगर पॉजिटिव साइन आ रहा था आंसर में तो अब नेगेटिव आएगा, पहले नेगेटिव आ रहा था तो अब पॉजिटिव आएगा। क्लियर, ठीक। तो इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं आगे। इसका भी एक एग्जांपल दिया, ये जनरल टर्म में पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए ना, पहले जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही थी, अब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी, राइट। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि R1 को मतलब R ith रो है और jth रो से चेंज कर रहे हैं, ith कॉलम से jth कॉलम को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मैंने फिर से एक इन लोगों ने मतलब एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो इसमें पहला ही वाला एग्जाम्पल है ये, जब हमने सॉल्व किया था तो आंसर कितना आया था, -28 आया था। अब इन्होंने क्या किया, रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज कर लिया। रो टू में कौन है 604 और रो थ्री में कौन है 157, ठीक। इसको जब हमने इंटरचेंज किया है तो क्या हो गया, ये रोज इंटरचेंज होकर ऐसे हो गई। तो पहले ओरिजिनली आंसर कितना आ रहा था, -28। अब जब हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, +28, राइट, +28। तो आपने देखा पहले -28 आ रहा था, अब कितना आंसर आ रहा है, +28। तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कभी भी डिटर्मिनेंट में रोज या कॉलम्स, रोज को आपस में इंटरचेंज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी लिखा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are identical, all corresponding elements are same, then value of the determinant is 0। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो रो सेम है, मतलब उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए ना, R1 जो है इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 2 3, और R3 में भी कौन है 3 2 3, सेम एलिमेंट्स हैं। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे, किसी
रो या किसी कॉलम के अबाउट भी एक्सपैंड कर देंगे तो जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की, वो क्या आएगी? 0 आएगी, राइट? ठीक है, तो बहुत बेसिक सी थी। अगर ऐसे दो कॉलम अगर सेम होते तो हम एक्सपैंड करते तो क्या हो जाता? डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती? 0 हो जाती। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 ये कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। कहने का मतलब ये, अगर किसी एक रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या और कॉलम लिखा है ना, जो एक रो के लिए बात हो रही है वही कॉलम के लिए भी हो रही, या फिर अगर हम एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है डिटरमिनेंट की जो सॉल्व करके वैल्यू आ रही थी। समझिए इस चीज़ को। जैसे डायरेक्टली एग्जांपल से बता रहा हूँ, सब जनरल टर्म्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, राइट। अच्छा, इन्होंने दूसरे तरीके सॉल्व किया, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है, ये पूरा डिटरमिनेंट था a1 b1 c1 इस तरीके से था, तो इन्होंने पहली रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो जो डिटरमिनेंट की सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी, ये क्या है? डिटरमिनेंट की सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इज दैट क्लियर? मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए आपने पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया था, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहली रो में आने वाले हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही होगी एंड में, वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से। क्लियर? मतलब एक तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट रहा होगा, उसको सॉल्व करने पे कोई वैल्यू आ रही होगी, वो जो वैल्यू आ रही होगी वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी 4। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि पहले वाले जैसे एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था ना, एक एग्जाम्पल में जिसमें आंसर कितना, वैल्यू कितनी आई थी? 28 आ रही थी। तो अगर मान लीजिए मैं इसी में से किसी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो फाइनल वैल्यू 28 आ रही थी ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 56। ये कहने का मतलब है प्रॉपर्टी 4 का। ठीक, चलिए अब प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। बस 2 ही प्रॉपर्टी बाकी रह गई। प्रॉपर्टी 5 जो है, अच्छा इसी में एक रिमार्क दिया हुआ है, हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टीज़ या कोई भी थ्योरम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में, तो उसमें रिमार्क्स जरूर पढ़ा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें रिमार्क में लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी कि हम किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी का यूज़ करके हम कोई भी नंबर को किसी भी रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसमें हमने देखा कि पहली रो में हर नंबर k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस k को कॉमन लेके डिटरमिनेंट के बाहर ले सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाती है? उसी नंबर से जिस नंबर से रो मल्टीप्लाई हो रही होती है या कॉलम। ठीक, इस प्रॉपर्टी को अभी वीडियो देखने के बाद खुद भी एक बार रीड करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है सेकंड इसका कि अगर दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल हैं, ठीक, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनका सबका रेशियो इक्वल आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर हम देखें रो 1 और रो 3 जो दिया हुआ है इसमें जनरल टर्म्स, इनके सबका अगर हम रेशियो निकालें तो 1/k 1/k 1/k, मतलब सबके ये जो रो 1 और रो 3 हैं ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो इस ऐसे केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। क्यों 0 हो जाती है? क्या हम कर सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो पहली वाली रो में आप सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैंने 6 कॉमन लिया तो जो डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू बची उसमें रो 1 और रो 3 की वैल्यू क्या है? सेम है। मतलब रो 1 और रो 3 में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सेम है, एग्जैक्टली सेम है, R1 R3। तो जब दो रोज एक जैसी हो जाती हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और 0 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये उसका एक्सटेंशन था प्रॉपर्टी 4 का। प्रॉपर्टी 5 देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टी 5 ये कह रही है कि अगर एक डिटरमिनेंट ऐसा दिया गया है जिसमें कोई रो या कॉलम, ठीक है, उसमें
अगर लिखा है ना इफ सम ऑफ और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम में अगर कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो दो नंबर्स के सम के फॉर्म में दिए हैं, जैसे पहला रो अगर आप देखें तो A1 प्लस A1 प्लस गामा 1 A2 प्लस गामा 2 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में A1 A2 A3 रह जाएगा रो में, और दूसरे देखिए रो 1 और जो रो 2 और रो 3 है वो सेम रहेगा दोनों में, बस हमने स्प्लिट किसको कर दिया है, पहली वाली रो को दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो प्रॉपर्टी 5 ये कहती है कि अगर किसी रो या कॉलम में दो नंबर्स के फॉर्म, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई होता, ठीक है, तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते थे, यहाँ पर x हो जाता और यहाँ पर क्या हो जाता, y, ठीक है। बस ये कंडीशन है कि पूरी रो के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सम के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए दिया होगा नीचे, ये सब जनरल फॉर्म के उसमें है। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें हमने देखा कि रो 1 बिल्कुल सिंपली लिखी हुई है, हर जगह एक ही एलिमेंट है, और R3 में भी हर जगह एक ही एलिमेंट है। लेकिन हमने देखा कि रो 2 में जो है, जो एलिमेंट्स हैं वो दो नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं, A+2x B+2y C+2z। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। कैसे, R1 और R3 जो थी वो सेम एलिमेंट्स के साथ लिखी रहेगी। R2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि पहले वाले डिटर्मिनेंट में पहले के एलिमेंट्स रह जाएंगे A, B और C, और दूसरे वाले एलिमेंट में कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2x 2y और 2z। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको शो क्या करना था कि इस डिटर्मिनेंट, ये जो क्वेश्चन में दिया है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या शो करनी थी, 0। देखिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही इसको 0 प्रूव कर देंगे। जैसे हमने इसको स्प्लिट किया तो हमने देखा कि पहले डिटर्मिनेंट में R1 और R3 के एलिमेंट सेम है, तो मैंने बताया था दो रो के एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई, राइट। इस वाले एलिमेंट में, इस वाले डिटर्मिनेंट में अगर आप देखें तो इस R2 में आप अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लें, तो R2 में एक्स वाई जेड हो जाएंगे और R3 में भी एक्स वाई जेड, यानी दोनों रो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0। क्लियर? अब आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज खत्म, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 कहती है, तो प्रॉपर्टी 6 कहती है कि अगर हम किसी भी, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट में अगर हम किसी दूसरी रो या कॉलम के इक्वी मल्टीपल्स ऐड करते हैं, ठीक है, इक्वी मल्टीपल्स मतलब जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके एलिमेंट से उसको ऐड करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्मेशन करते थे कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R3, इस तरीके से जो भी करते थे, तो वो जो हम मेथड्स इसमें अगर लगाते हैं, वो लॉजिक अगर इसमें लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स द सेम। मतलब अगर हमने इसमें किया कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस KR3, तो इससे जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू भी वही रहेगी जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। मतलब हमको ये पूरी आज़ादी है कि हम ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर अपनी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जो आ रही थी डिटर्मिनेंट की उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बस याद रखिए कि जब और रो का कर रहे होंगे तब रो का रो में ही चलेगा, और जब कॉलम का होगा तो कॉलम का चलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, बस प्रॉपर्टी 6 आपकी यही थी, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा, तो जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रॉपर्टी 1 में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी 1 में हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज टाइप करेंगे, मतलब रोज़ को कॉलम में चेंज कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, राइट। और प्रॉपर्टी 2 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी 2 में, कि अगर रोज़ को आपस में इंटरचेंज करें या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, ठीक। प्रॉपर्टी 3 में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी 3 में हमने पढ़ा था कि अगर हम, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज़ या कॉलम्स एक जैसी हो जाती तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0।
प्रॉपर्टी 4 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी कॉलम को किसी एक नंबर, किसी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू सॉल्व करने पे ओरिजिनली आ रही थी वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, प्रॉपर्टी 5 हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स कोई दो नंबर्स के सम, दो एक्सप्रेशन के सम के फॉर्म में दिए तो उस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 में हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी 6 में पढ़ा कि हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस में करते थे, रोज और कॉलम्स में इंटरचेंज, रोज और कॉलम्स में जो वो हम लोग लॉजिक लगाते थे कि R1 चेंजेस टू K ऑफ R3, R1 प्लस K R3, इस तरीके से जो हम लोग लॉजिक लगाते थे मैट्रिसेस में, वो लॉजिक अगर हम डिटर्मिनेंट में लगाते तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीडम है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जिसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल्स होंगे एनसीईआरटी के और कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो 4 पॉइंट है उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले ये क्वेश्चन है इसको देखेंगे और इसको कोशिश करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स से सॉल्व करने की। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है डिटरमिनेंट, इसको हमको प्रूव करना है कि सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, ए क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल, क्योंकि एक्सपैंड करने से क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमको क्या करना है पहले, इसीलिए हमको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स बताई गई हैं कि हम उसको यूज़ करके अपने डिटरमिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकें। और हमें पता है कि हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर के ज़ीरोज़ ले आएँ। मैक्सिमम नंबर ज़ीरोज़ आने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। तो हमको ये भी पता है कि इसमें अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था वो लगाते हैं, यानी प्रॉपर्टी 6 यूज़ करते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ हम करने जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो ये जो रो 2 है, इसमें अगर 2a में से अगर हम 2a माइनस कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। 3a में से अगर हम 3a माइनस कर दें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा पहले एलिमेंट। तो यही हम करेंगे। हम क्या करेंगे, अप्लाइंग R2 changes to R2 minus twice of R1 और R3 changes to R3 minus 3 times of R1। ठीक, ये दोनों हम लोगों ने जो लॉजिक है वो साथ में लगा दिए। आप एक एक करके भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी कर पाएंगे। ठीक है, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस R1। अब देखिए R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो तुरंत जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा उसको तुरंत लिख दीजिए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब R2 चेंज हो रही, कैसे चेंज हो रही कि R2 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ R1। तो ट्वाइस ऑफ R1, 2a में से 2a माइनस होगा, 0 हो जाएगा। यही मैं बात कर रहा था आपसे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a, 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, a, और यहाँ क्या हो जाएगा 2b, तो 2b और 2b हो जाएगा, सॉल्व कितना हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब सॉल्व यहाँ पर 2b आ जाएगा ना जब 2 से, तो 2b में से 2b माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा वो, यानी यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, a। ऐसे ही अब जब आप इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 4a में से 2a जाएगा तो कितना आएगा, 2a। 3b में से 2b जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस b, और 2c में से 2c जाएगा तो 2c वाला जो टर्म होगा वो कट जाएगा, यानी ये हमारी R2 आ जाएगी। ऐसे ही R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस R3 में से हम क्या कर रहे थे, थ्राइस ऑफ R1 माइनस कर रहे थे, तो 3a माइनस 3a कितना हो जाएगा, 0। 6a माइनस 3a कितना हो जाएगा, 3a, और 3b माइनस 3b, b वाला एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा। 10a माइनस 3a कितना हो जाएगा, 7a। 6b माइनस 3b कितना हो जाएगा, 3b, और 3c माइनस 3c खत्म हो जाएगा। ये आपका एलिमेंट, ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब हमको क्या करना है, देखिए ना, C1 में हमको क्या मिल रहा है, 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, तो बस क्या कर देना है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए। तो हमको इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ पहला वाला रहेगा, और पहला वाला हमारा क्या होता है, इवन होता है, तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, यानी a, और अंदर एलिमेंट कौन से बचेंगे, a, 2a प्लस b, 3a, और 7a प्लस 3b।
जिसमें ये है वो वाली रो और कॉलम को नेगलेक्ट कर देते हैं तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो बस हमको क्या करना है, इसको एक्सपैंड कर देना है, 2/2 फॉर्म में हो गया ये। तो इसको हम कैसे एक्सपैंड कर देंगे, ए, और यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a इंटू 7a कितना हो जाएगा, 7a स्क्वायर और प्लस 3ab, और इसमें से माइनस होगा, क्या होगा, 3 2 6a स्क्वायर और प्लस 3ab, ये आ जाएगा, ठीक। ये 3ab और ये 3ab कट जाएगा, यहाँ पे 3ab होगा, ये कट जाएगा। 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा, a क्यूब। यही आपको लाना था, a क्यूब, ठीक है। देखिए एंड में हमको क्या प्रूव करना था, a क्यूब के बाद, राइट। तो ये इसका बेसिक सा तरीका है प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके लाने का। यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते थे, आप आगे ट्रांसफॉर्मेशन एक और यूज़ कर सकते थे कि 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब R3 चेंजेस टू, यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते थे कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस थ्राइस ऑफ R2। तो इसमें से 3a में से 3a कट जाता तो यहाँ भी एक 0 हो जाता, ठीक है। उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती, लेकिन खैर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर भी बड़ी आसानी से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, ओके। तो जल्दी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। अब यहाँ पर हमको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम लोग एक्सपेंशन कर ही नहीं सकते। तो जहाँ भी क्वेश्चन में लिखा होगा विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, या इस तरीके से विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। प्रॉपर्टी 6 हमने क्या पढ़ी थी कि ट्रांसफॉर्मेशन करने पे कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, R1 चेंज हो रही तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई में क्या ऐड हो जाएगा, z, y प्लस z। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z, है ना। ये तीनों ऐड हो जाएंगे, इधर ये आ जाएगा तो ये इधर भी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। R2 और R3 में कोई चेंज नहीं आया था तो z, x और y, 1 1 और 1, ठीक। अब या तो प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, तीनों रो R1 में देखें तो तीनों एलिमेंट सेम है, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 और 1, z, x और y, 1 1 एंड 1, ठीक है। तो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी दो रोज़ के एलिमेंट्स अगर सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही हमको प्रूव करना था, इक्वल टू 0। हमने कहीं भी एक्सपेंशन का यूज़ नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिस में, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए बल्कि, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी। एक एनसीईआरटी का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला ही क्वेश्चन है। इसमें हमको प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी और हमको एक्सपेंशन का यूज़ नहीं करना है, यानी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो ये बहुत ही ईजी है, हमें मालूम है, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि कोई भी रो या कॉलम में अगर एलिमेंट्स दो टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखें तो उस डिटरमिनेंट को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये एक डिटरमिनेंट में हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी एंड ए बी एंड सी, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, ठीक। इस वाली कॉलम के हम लोगों ने एलिमेंट्स को स्प्लिट कर दिया, राइट, ये प्रॉपर्टी यूज़ की। तो अगर आप देखें तो पहले डिटर्मिनेंट में ये कॉलम दोनों C1 C3 सेम है, इसमें C2 और C3 सेम है। तो ऐसे केस में जब भी कॉलम या रोज दो सेम हो जाते हैं तो उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो गया, सॉल्व, ठीक। तो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए और प्रॉपर्टीज़ बताएं, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। प्रॉपर्टीज़ पे कमांड होगा तभी आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एनसीईआरटी के 4.2 के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, प्रॉपर्टीज़ पे कमांड बनाना और कुछ क्वेश्चंस को अपने आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।